नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गंगा नदी तंत्र को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और हम ये काम सिर्फ रट्टा मारकर नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के लॉजिक, भूगोल और विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विशाल नदी प्रणाली के असली विज्ञान में गहराई से उतरते हैं। आज के हमारे इस सफर का रूट मैप बहुत ही सीधा है। हम ऊंचे पहाड़ों वाले इसके उद्गम से शुरुआत करेंगे, फिर पंचप्रयाग के डिकोडर को समझेंगे, 5 राज्यों के इसके प्रवास से होते हुए मैदानी इलाकों की सहायक नदियों को देखेंगे और अंत में इसके विशाल डेल्टा और अनोखी पारिस्थितिकी तक पहुंचेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उद्गम के मिथक की। इस नदी को लेकर जो हमारी बुनियादी मान्यताएं हैं, आइए उन्हें थोड़ा चुनौती देते हैं। अक्सर एग्जाम में या आम बातचीत में एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है, क्या गंगा सच में गोमुख से निकलती है? ये भूगोल का एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गंगा गोमुख से शुरू होती है, लेकिन असलियत ये है कि गोमुख से जो जलधारा निकलती है वो बहुत ही तेज बहने वाली भागीरथी नदी है, गंगा नहीं। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें भागीरथी को कुछ देर के लिए साइड में रखना होगा और अलकनंदा नदी पर फोकस करना होगा। देखिए, गोमुख से निकलने वाली भागीरथी एक बहुत ही अशांत और तेज पहाड़ी धारा है। इसके उलट सतोपंथ से निकलने वाली अलकनंदा एक चौड़े प्राकृतिक हाईवे की तरह काम करती है, जो नीचे की तेज ढलान पर अपने अंदर कई हिंसक पहाड़ी नदियों को समेटती हुई आगे बढ़ती है। अब जैसे जैसे ये नदियां मिलती हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संगम बनते हैं। आइए इस पंचप्रयाग सिस्टम को डीकोड करते हैं। जब ग्लेशियर और भारी चट्टानें लेकर आने वाली ये अशांत नदियां अलकनंदा के इस विशाल हाईवे से टकराती हैं, तो 5 प्रमुख संगम बनते हैं, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। एग्जाम के लिए इनका सही क्रम याद रखना किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, विष्णु के नंद के कान में रुद्र और देव बसे। बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए और उत्तर से दक्षिण तक संगमों का सही क्रम कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं ये ट्रिक काम कैसे करती है। अलकनंदा के साथ साथ नीचे आते हुए हम बस कीवर्ड को प्रयाग से मिलाते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, जहां धौली गंगा मिलती है, फिर नंद प्रयाग में नंदाकिनी, कान से कर्ण प्रयाग, जहां पिंडर मिलती है, और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, और अंत में आता है देवप्रयाग। जी हाँ, देवप्रयाग ही वो जगह है जहां गोमुख से आ रही भागीरथी आखिरकार अलकनंदा से आकर टकराती है, और जब ये दोनों मिलती हैं तब जाकर इस संयुक्त जलधारा को पहली बार आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम मिलता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप अलर्ट है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि गंगा नदी तकनीकी रूप से देवप्रयाग में आकर बनती है, इसलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि विशाल टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है, तो समझ जाइए वो आपको फंसा रहा है। असल में टिहरी बांध देवप्रयाग से काफी ऊपर पूरी तरह से भागीरथी नदी पर स्थित है। पहाड़ों के इस सफर के बाद अब जरा मैदानी इलाकों की ओर चलते हैं और इस नदी के राज्यों वाले प्रवाह को समझते हैं। हरिद्वार वो जगह है यहाँ ये नदी आखिरकार पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में कदम रखती है। इसकी रफ्तार थोड़ी शांत होती है और शुरू होती है इसकी विशाल क्रॉस कंट्री यात्रा। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जो बिल्कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन ये किन राज्यों से गुजरती है, यहाँ भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस टाइमलाइन में जरा झारखंड वाले हिस्से पर गौर कीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गंगा सिर्फ 4 राज्यों से होकर बहती है, लेकिन ये एक ट्रैप है। असल में गंगा झारखंड के साहिबगंज जिले की सीमा को भी छूकर निकलती है। तो क्रम कुछ यूं बनता है: उत्तराखंड से शुरुआत, फिर उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री और बलिया से एग्जिट, उसके बाद बिहार, फिर झारखंड का साहिबगंज और अंत में पश्चिम बंगाल। इस तरह ये पूरे 5 राज्यों की एक शानदार भौगोलिक यात्रा है। अब 2525 किलोमीटर का ये सफर गंगा अकेले तो तय नहीं करती। आइए इसकी सहायक नदियों को डिकोड करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान बाएं और दाएं तट से कई नदियां आकर गंगा में अपना पानी मिलाती हैं, और ये अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन हिमालय की तरफ से यानी बाएं तट से आने वाली नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में याद रखने के लिए ये एक लाइन काफी है: रामू गोमती का घाघरा गंडक की कोसी में महान है। इस मजेदार सी लाइन को डिकोड करते ही हमारे सामने मुख्य नदी में मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व का एकदम सटीक क्रम आ जाता है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा।
है ना एकदम सिंपल। और इन सब में कोसी नदी का विज्ञान सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। इसे आप एक जाम हो चुके पाइप की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि ये नेपाल के पहाड़ों से बहुत ही तेज गति से नीचे आती है, लेकिन जैसे ही समतल बिहार के मैदानों में प्रवेश करती है, इसकी गति अचानक शून्य हो जाती है। पानी के साथ आया सारा मलबा और गाद नदी के तल को ब्लॉक कर देता है। फिर क्या होता है? पानी भारी दबाव के साथ अपने किनारे तोड़ देता है और नए रास्ते बना लेता है। प्रकृति की इसी विनाशकारी ताकत की वजह से अचानक बाढ़ आती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगर हम दाएं तट की बात करें तो प्रमुख सहायक नदी यमुना के अलावा सोन नदी एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक अपवाद है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पूर्व या पश्चिम की ओर है, लेकिन ये सोन नदी गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल विपरीत उत्तर की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लाखों साल पहले बनी एक गहरी टेक्टोनिक दरार यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। मैदानों का सफर तय करने के बाद अब हम डेल्टा के इलाके की तरफ बढ़ते हैं, जहां अर्थशास्त्र और भूगोल आपस में टकराते हैं। जब गंगा आखिरकार पश्चिम बंगाल पहुंचती है तो जमीन पूरी तरह से समतल हो चुकी होती है। पानी की अपनी धकेलने वाली ताकत लगभग खत्म हो जाती है। यहीं पर आता है फरक का बैराज। ये सिर्फ बाढ़ रोकने के लिए नहीं बना है, बल्कि ये एक कृत्रिम फ्लश मैकेनिज्म की तरह काम करता है। ये बैराज मुख्य धारा से पानी को हुगली नदी की ओर मोड़ता है, ताकि वहां जमा होने वाली गाद को तेज दबाव से बहाया जा सके। इसी जबरदस्त तकनीक की वजह से आज भी बड़े बड़े जहाज ऐतिहासिक कोलकाता बंदरगाह तक आसानी से पहुंच पाते हैं। वो सारी गाद और मिट्टी जो फ्लश होकर बहती है, वो अंततः समुद्र में जाकर मिलती है और निर्माण करती है सुंदरबन का। गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया ये दुनिया का सबसे विशाल डेल्टा है, जो मैंग्रोव जंगलों और जैव विविधता का एक अद्भुत खजाना है। नदी की इसी विशालता और अहमियत को देखते हुए ही 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अब इस पूरे इकोसिस्टम की सेहत कैसी है, ये जानने के लिए हमें किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक मूक रक्षक मौजूद है। यहाँ हमें बायो इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बायो इंडिकेटर असल में एक ऐसा जीव होता है जो प्राकृतिक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है। मतलब अगर वो जीव उस जगह मौजूद है तो पर्यावरण स्वस्थ है, और अगर वो गायब हो रहा है तो वो इकोसिस्टम तकनीकी रूप से मर रहा है। और इस नदी तंत्र का वो बायो इंडिकेटर है अंधी गंगा डॉल्फिन, जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। ये डॉल्फिन इकोलोकेशन यानी अल्ट्रासाउंड के जरिए शिकार करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जीव सिर्फ और सिर्फ एकदम शुद्ध, बिना प्रदूषण वाले मीठे पानी में ही जिंदा रह सकता है। इसलिए अगर नदी में ये डॉल्फिन मौजूद है तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि पानी साफ है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी दिन प्रदूषण के कारण ये बायो इंडिकेटर डॉल्फिन इन नदियों से पूरी तरह गायब हो जाएं, तो क्या होगा? ये हमें एक बहुत ही गंभीर और कड़वे सच के सामने खड़ा कर देता है। यदि वो जलधाराएं, जो एक पूरे देश का भरण पोषण करती हैं, अपने ही सबसे संवेदनशील जीवों के लिए इतनी जहरीली हो जाएं, तो क्या वो पानी आगे चलकर मानवता को जीवित रख पाएगा? इस गहरे सवाल के साथ आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस पूरे सिस्टम की विशालता को समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद।